हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 93वां भाग। रणविजय का इंटरव्यू सुनकर ईशांत मलिक के तो होश उड़ गए थे। नहीं, ईशांत मलिक ने गुस्से से टीवी फोड़ दिया। ईशांत मलिक को तिलमिलाए हुए देखकर ईशानी मुस्कुरा दी। ईशांत मलिक ने ईशानी को बालों से पकड़ लिया। तुम्हें समझ में आया इसने क्या कहा? ईशानी ने कुछ नहीं कहा, हालांकि बालों से पकड़े जाने के कारण उसे दर्द भी हो रहा था, पर फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी, जो कि ईशांत मलिक के गुस्से को बढ़ा रही थी। उसने कहा कि तुम उसके साथ हो और वो तुम्हें कल मीडिया के सामने लेकर आएगा। यानी कि इसने तुम्हारी डुप्लीकेट कॉपी ढूंढ ली है। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि पूरी दुनिया में एक चेहरे के कई लोग होते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर इसकी नज़र टिकी गई होगी और उसको लेकर ही ये इंडिया आया होगा। ये रणविजय भी ना हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है, लेकिन इस बार मैं इसे 1 कदम आगे बढ़ने नहीं दूंगा। यह मीडिया के सामने उस फ्रॉड को लेकर आए, उसके पहले मैं तुम्हें उसकी बीवी के रूप में मीडिया के सामने दिखा दूंगा। ईशांत मलिक ने उसे झटके से छोड़ा और तुरंत अपना फ़ोन निकालकर अपने आदमी से कहा, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। मैं ईशानी के लिए लेकर दिल्ली पहुंचता हूं और हमारे सारे खास आदमियों को भी इसकी सूचना दे दो। सब मुझे होटल मून में दोपहर 12 बजे आकर मिले। कहीं से भी उसकी बेटी को ढूंढ कर ले आओ, नहीं तो किसी को भी उसकी बेटी बनाकर लेकर आओ। वह ऐसे हमारा अंतिम समय में खेल नहीं उलट सकता। नहीं, उसने उलट दिया है। अब देखते जाओ वह तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसे उलटता है। और अगर आज मैं तुम्हें उसकी जिंदगी का पता बता भी दूं, तो तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वो उस तक पहुंच चुका होगा। तुम कल भी खाली हाथ थे और आज भी खाली हाथ ही रहोगे। ईशानी ने गुस्से से ईशांत मलिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी यही कड़वी करारी आवाज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर इतने ही तेवर से कल कॉन्फ्रेंस में भी हमारे साथ बोलना, क्योंकि तुम्हारी जान यानी कि तुम्हारा रणविजय कल दोपहर तक हमारे कब्जे में होगा। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तुम्हारे रणविजय की जिंदगी की, तो शायद तुम भूल रही हो कि वहां अगर एक पत्ता भी हिलता है तो यहाँ मुझे खबर हो जाती है। ईशांत मलिक ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए ईशानी से कहा और बाहर निकल गया। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि कल का वक्त किसके हाथ में होता है। ईशानी ने कहा, तारांकन 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 तारांकन। दिसंबर के महीने में सुबह के अभी 5 बजे बज रहे थे। पूरे शहर को कोहरे ने अपने आगोश में समेट रखा था, पर लखनऊ की इस गली में आज बहुत चहल पहल थी। भले ही घरों के अंदर सब लोग अपनी अपनी रजाई में दुबके हुए थे, क्योंकि रात में ही बूंदाबांदी ने ठंड को और बढ़ा दिया था, पर गलियों में रॉयल्स राजपूताना के वर्दी वाले गार्डों ने पूरी तरह से इस मोहल्ले को अपने कब्जे में ले रखा था। सुबह आंख खुलते ही जिन लोगों को ठंड के मौसम में भी टहलने जाने की आदत थी, उन लोगों ने जब इस तरह से वर्दीधारी गार्डों को देखा तो थोड़े हैरान हुए। यह कोई अमीरों की बस्ती तो थी नहीं, न ही इसमें कोई चोर उचक्का रहता था। ये तो बिल्कुल मध्यम वर्गीय कमाने खाने वाले शरीफों की बस्ती थी। तो फिर इस तरह से ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक करते करते पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई। ठीक 6 बजे रणविजय की गाड़ी आकर वहां रुकी। तब तक आधे से अधिक मोहल्ला जाग चुका था। चाचू यही रहती है वह, शिवम ने बताया। रणविजय ने गाड़ी में से ही बाहर लगे नेम प्लेट को देखा। भारद्वाज निवास, स्वर्गीय नवीन भारद्वाज। ये सेम वही नेम प्लेट था जैसा कि दिल्ली में ईशानी के घर के आगे लगा था। बस नवीन जी के आगे स्वर्गीय जुड़ गया था और इस नए नेम प्लेट में एक नया नाम श्री कृष्णा भारद्वाज का जुड़ गया था। बाकी बनावट से लेकर हर चीज वही थी। रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। जाने उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसको पहचान सकेगी भी कि नहीं। अधिकांश मंजिल के नजदीक पहुंचने पर दिल इसी तरह से धड़क धड़क कर बगावत करने लगता है। खुशियां संभाले नहीं संभलती, आंखों से छलकने के लिए बेताब हो जाती हैं, तो खुशियों के खो जाने का भी डर उसी वक्त दिमाग में आने लगता है।
जबकि अगले एक कदम पर मंजिल होती है। इसी एक कदम को उठाने में हमारे दिल और दिमाग के बीच जो जंग छिड़ी रहती है, उसको डर कहते हैं, जिसको बढ़ाने में इंसान डरता है। इंसान के दिल के अंदर यह डर होता है कि कहीं उसने ये कदम बढ़ा दिया तो कहीं सब कुछ हाथ से निकल ना जाए, मंजिल पर पहुंचकर कहीं वह खाली हाथ न रह जाए। यह इंसान की सोच होती है, जो कि लगभग हर इंसान के दिल में मौजूद होती है, जो इस एक कदम को बढ़ा देता है, आगे बढ़कर मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दिखा देता है। जीत उसी का मुकद्दर बनती है। इसी को कहते हैं, डर के आगे जीत है। रणविजय अपने सीने पर हाथ रख लिया क्योंकि दिल का धड़कना इतनी तेजी से हो रहा था कि लग रहा था कि दिल शरीर फाड़कर बाहर निकल आएगा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रणविजय ने धीरे से आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखा। यार, वो मुझे पहचान तो लेगी ना? मुझसे क्या पूछता है? अपनी धड़कनों से पूछ, किसका नाम पुकार रहे हैं? आदित्य ने रणविजय का हाथ उसके सीने पर रख दिया। जिंदगी। रणविजय ने एक गहरी सांस छोड़ी। दोनों गाड़ी में से निकलकर शिवम के पीछे आकर खड़े हो गए। वर्दीधारी गार्डों ने पूरी तरह से इन लोगों को कवर कर रखा था। पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों के छत पर से इस ठंड में भी इन लोगों को देखने के लिए इकट्ठा था। अरे, ये तो रणविजय सिंह राणावत है, रॉयल्स राजपूताना का चेयरमैन, जिसका कल टीवी में इंटरव्यू आ रहा था। दुनिया के तीसरे नंबर का अमीर है। एक ने रणविजय को पहचान लिया। हाँ, और इसके साथ में वह आदित्य सिंह राठौर है। पर ये लोग यहाँ पर कृष्णा भैया के दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? दूसरे ने कहा, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और इनके साथ तो अपना सीबू है ना, जो शंकर जी के घर में किराए पर रहता है। यही लोगों के साथ क्या कर रहा है? और आज तो इस सीबू ने भी 3 पीस सूट पहन रखा है। अरे, कृष्णा भैया के दरवाजे पर आज तो साक्षात कुबेर खड़े हैं। देखो, एक ने फिरकी ली। कृष्णा जी नारायण जी को कहते हैं। नारायण जी के दरवाजे पर हमेशा कुबेर हाथ बांधकर खड़े रहते हैं। इतना तो तुझे समझ में आ जाना चाहिए गधे। चल नीचे चल, अपनी बीवी से कह मुझे चाय बना कर देगी। सुबह सुबह पूजा के समय में छत पर खड़ी हो गई और गली में नौजवानों के नज़ारे ले रही हैं। एक बूढ़ी सास जिसकी बहू सुबह चाय बनाकर देने की जगह छत पर खड़ी हुई गली के इस नज़ारे को देख रही थी। उसने अपने बेटे से अपनी बहू की शिकायत लगाई, पर जैसे ही उस बूढ़ी सास की नज़र इन तीनों पर गई, खुद भी खड़ी होकर देखने लगी। इन्हें क्लास के अमीरों को सामने से देखना एक ख्वाब के सच होने जैसा था। क्या हुआ माताजी? साक्षात नारायण जी के दर्शन हो गए क्या? बहू ने जब सास को इस तरह से मुंह खोलकर नीचे देखते हुए पाया तो मुस्कुराकर बोली। इधर शिवम ने डोर बेल पर अपना हाथ रख दिया था। शिवी किचन में चाय बना रही थी। देर रात तक रोने के कारण उसके सर में दर्द हो रहा था और कृष्णा अभी भी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम निपटा रहा था, तो उसे भी चाय चाहिए था। और कृष्णा की बीवी की सुबह की नींद बिना चाय के नहीं खुलती थी। लगातार बज रही घंटी से कृष्णा की बीवी परेशान होकर बोली, पता नहीं ठंड के मौसम में सुबह सुबह कौन आया? ए शिवी, जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है? जरूर दूध वाला ही होगा। अच्छा मामी, शिवी ने कहा। शिवी ने चाय का कप ड्राइंग हॉल में काम कर रहे कृष्णा के आगे रखा। दूसरा कप तेजी से कृष्णा के कमरे के अंदर उसकी वाइफ के सामने रखा और दरवाजा खोलने चल दी। का भैया, रोज तो 7 बजे आते हो, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ऊपर से बेल पर हाथ रखकर हाथ हटाना ही भूल गए हो क्या? शिवी ने दरवाजा खोला। सामने खड़े शिवम को देखकर शिवी एक पल के लिए डर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए। देखो, चले जाओ, वरना मामा भी घर पर हैं। नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी मुश्किलों को और बढ़ाकर तुम्हें क्या मिलेगा? अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए शिवी ने कहा। उसे डर लग रहा था, अगर मोहल्ले में किसी ने इस तरह से शिवम को उसके दरवाजे पर खड़े होकर उससे बात करते हुए देख लिया, तो सबको मॉर्निंग चाय के साथ मसाला मिल जाएगा, और उसके बाद मामी जो हाल करेगी वह अलग। शिवम ने कई बार उसका रास्ता रोककर उससे बात करने की कोशिश की थी। वो उसके मोहल्ले में ही किराए पर रहता था और शिवम की नज़रें शिवी से छुपी हुई नहीं थी। मोहल्ले में कुछ बात ना बने,
इसलिए वह शिवम से दूर ही रहती थी, लेकिन आज तो सीधे इसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। मैं तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाने नहीं, खत्म करने आया हूँ, शिवम ने कहा। शिवम की बात को अनसुना करते हुए शिवी ने झट से दरवाजा बंद करना चाहा। तभी उसे रणविजय की आवाज सुनाई पड़ी, जिंदगी। पापा। शिवी के होठों से अनायास ही निकला। आवाज की तलाश में उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसने मेन गेट पर खड़े रणविजय और आदित्य को देखा और शिवम को लगभग धक्का देते हुए रणविजय की तरफ दौड़ पड़ी। पापा। रणविजय की जिंदगी ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया था। आखिर कल उसने उसका इंटरव्यू जो देखा था, रणविजय से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी न्यूज़ भी वो पेपर से काट कर रखती थी। भले ही मोहल्ले में कोई ना जानता हो कि शिवी रणविजय सिंह राणावत की बेटी है, पर कृष्णा ने सिर्फ और सिर्फ शिवी को बताया था कि उसके पापा कौन है। कल इंटरव्यू में अपना नाम ना सुनकर वो काफी निराश हुई थी और इसी कारण मामा से छुपकर रोई भी थी। काम ना करने की वजह से मामी ने 1-2 थप्पड़ भी उसे लगाए थे। उन्हें शिवी अनाथ गरीब लड़की लगती थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके घर का खर्च बढ़ाने के लिए ही वहां पर थी। जबकि कृष्णा जानता था कि शिवी के नाम इतनी संपत्ति है कि वह ऐसे कई घर चला सकती है। घर में हो रहे शिवी के प्रति व्यवहार को देखकर जितना उससे रुकता था वह रोकता था, पर कभी कभी चुप भी लगा जाता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी के सामने शिवी की वास्तविकता प्रकट हो और वह अपनी बहन के नज़रों में गुनहगार बन जाए। लेकिन आज रणविजय खुद अपनी जिंदगी को लेने आया था। अपनी जिंदगी को अपनी ओर आते हुए देखकर रणविजय ने अपनी दोनों बाहें अपनी जिंदगी के लिए खोल दी। उसकी जिंदगी उसके सीने से लग गई। रणविजय ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तब तक कृष्णा भी आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया था। उसने शिवी की तेज आवाज सुनी थी और जब गेट पर रणविजय को देखा तो खुशी से मुस्कुरा दिया। पापा, आपको मेरी याद कभी नहीं आई? रणविजय के सीने से लगी हुई शिवी ने रोते हुए रणविजय से पूछा। याद तो उसको किया जाता है बेटा, जिसको इंसान भूल जाता है। सुनकर देखो, आज भी मेरी धड़कन सिर्फ तुम्हारा ही नाम पुकारती है। जिंदगी, जिंदगी। रणविजय के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। शिवी को अपने सीने से लगाए हुए उसके दिल में क्या जज्बात थे, ये तो शब्दों में बयान कर पाना भी मुश्किल था। जबकि सारे मोहल्ले वाले आंखें फाड़े इन लोगों की तरफ देख रहे थे। कृष्णा को जब इस चीज का एहसास हुआ तो उसने रणविजय से कहा, रणविजय, अंदर आकर बात करते हैं। थैंक यू भैया। रणविजय ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कहानी की 93वें भाग से जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कहानी कैसी लग रही है समीक्षा में मुझे बताइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।